स्टार्ट करते हैं हम भारत के इतिहास में हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए तो उसमें अगर क्वेश्चन आते हैं तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आप कॉन्सेप्ट पे क्या समझा और आपने उसको सही से क्या देखा वो देखेंगे। तो हम पहले आज केवल चर्चा करेंगे कि सभ्यता की क्या कॉन्सेप्ट थे, बस उसकी बात करेंगे। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता की पहली बार जो जानकारी मिली थी वो 1826 में एक घटना है। 1826 ईस्वी में हड़प्पा के बारे में कुछ जानकारी मिलना शुरू हुई थी। वो थे चार्ल्स मेंशनर। चार्ल्स इन्होंने 1826 में पहली बार बताया कि कुछ लोग हड़प्पा, जो कि आज के तत्कालिक पाकिस्तान में है, की जगह से घर बनाने के लिए ईंटें निकाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीज आई 1853 से 1856, 1853 से 1856 तक। इस समय भारत में रेलवे का विकास हो रहा था और रेलवे के विकास के दौरान ही यहां पे पाकिस्तान में लाहौर से कराची तक रेलवे का विकास हो रहा था। उस समय जब खुदाई हुई तो वहां पे कुछ ईंटें बरामद हुई, लेकिन फिर भी उस सभ्यता पे बहुत ध्यान नहीं दिया गया। अंत में दयाराम साहनी ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की और इन्हीं को हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता भी माना जाता है। यह था 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और जैसे ही उसके मिट्टी में खोदा गया, थोड़ा सा खुदाई हुई 5 फीट या 10 फीट के आसपास, तो हमको मिला कि पूरा एक शहर बसा हुआ है जो आज के तत्कालिक शहर का एकदम 2 कॉपी नमूना था। ठीक है। अगली चीज 1922 में ही ऐसी एक सभ्यता और मिली जिसे हम मोहनजोदड़ो कहते हैं। इसकी जांच की थी राखलदास बनर्जी। आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता केवल 3 देशों में मिली है। 3 देश कौन कौन से थे? अफगानिस्तान, यहां 2 स्थान मिले हैं, पाकिस्तान यहां 475 और सबसे ज्यादा भारत में स्थल मिले हैं 925। हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो एक स्टेप बाय स्टेप हुई। कि पहले बार आपने देखा कि चार्ल्स मेंशनर को पता चलता है कि वहां कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना घर बनाने के लिए वो ईंटें निकाल रहे हैं जमीन की खुदाई करके। उसके बाद रेलवे के विकास चरण के दौरान भी वहां पे ये चीजें आई सामने कि वहां से लोग ईंटें निकालते हैं और जब रेलवे का काम हो रहा था तो कुछ ऐसी ईंटें मिली थी, लेकिन फिर भी उस समय के अंग्रेजों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अंत में 1921 में दयाराम साहनी को नियुक्त किया गया कि आप भाई देखिए जाके कि वहां एक्चुअल में है क्या। दयाराम साहनी को नियुक्त किया था जॉन मार्शल ने, जो विभागा अध्यक्ष थे। जॉन मार्शल क्वेश्चन पूछता है इनके बारे में कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष।
जॉन मार्शल, इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, जो आज के पाकिस्तान में है। और वो हड़प्पा इसलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि उस सभ्यता की पहली बार खोज उसी स्थल पे हुई थी। हड़प्पा एक गांव का नाम है जो पाकिस्तान में पड़ता है। इसी के जस्ट तुरंत बाद आपने देखा कि 1922 में मोहनजोदड़ो मिला। यहां से आपको पता होगा कि कुछ चीजें आई थी कि यहाँ पे सबसे बड़ा आपका स्नानागार, दो चीजें मिली, बृहद स्नानागार और अन्न भंडार। और यहां से क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा अन्न भंडार कहां मिला था, तो ऑप्शन में आपके दोनों रहेगा, हड़प्पा भी होता है, मोहनजोदड़ो भी रहेगा, बनावली जहां से चावल के अवशेष मिले थे, या ए व बी दोनों, ये हो सकता है। लेकिन आपको यहां पे ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा अन्न भंडार मिला था, जो अभी तक का सबसे बड़ा अन्नागार है। आगे बात करते हैं कि हड़प्पा की जो फैलाव था वो किस तरह का था। तो हड़प्पा का फैलाव था, हड़प्पा सभ्यता का फैलाव त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार का मतलब कि आपसे हमने पहले बात किया कि 3 देशों में फैला हुआ था। कहां था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अगर बात करते हैं हम, तो ये कश्मीर के मांडा से लेकर गुजरात या महाराष्ट्र तक था। अगर हम पूर्व पश्चिम की बात करते हैं, तो पूर्व पश्चिम में उत्तर प्रदेश के आलमगिरी से लेकर बलूचिस्तान तक था। इस तरीके से इसका फैलाव था। कहां से? कश्मीर में मांडा और महाराष्ट्र में दैमाबाद, जो कि नर्मदा नदी के तट पर था। ये महाराष्ट्र में दैमाबाद जो कि नर्मदा नदी के तट पर था। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नदी कौन सा था। तो अगर बात की जाए तो 2 नदियों का मुख्य नाम आता है। पहला आता है सिंधु नदी पे भी कुछ आपके मिले हुए हैं सभ्यताएं। इस वजह से इसे कभी कभी हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। एक और नाम है सरस्वती नदी, जो अभी भारत में विलुप्त हो चुकी है, जिसकी कुछ अवशेष अभी खोदे जा रहे हैं। आपने राजस्थान में सुना होगा कि अपना भारतीय पुरातत्व संस्थान उसको खोज रहा है, लेकिन कुछ अवशेष मिले हैं। एक सरस्वती नदी भी थी और एक थी गंगा। इन 3 नदियों के मध्य में ये पूरा हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। अब अगर बात की जाए, कुछ भारतीय इतिहासकार ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अगर हम सिंधु नदी के तट पर पाई गई सभ्यता के आधार पर हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता कह सकते हैं, तो क्यों ना सरस्वती नदी के तट पर पाई जाने वाली सभ्यता को सरस्वती नदी घाटी सभ्यता क्यों ना कहा जाए। ये एक अपना अलग विचार है, लोग उस पर विचार कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को थोड़ा सा जाना कि हड़प्पा सभ्यता एक्चुअल में था क्या और उसका नाम कैसे पड़ा। तो हमने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो पाकिस्तान के गांव हड़प्पा के पास से पहली बार उसके अवशेष खोजे गए थे, इसलिए उस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ते आए, 1921 के बाद 1922 में आए, मोहनजोदड़ो की खोज हुई। मोहनजोदड़ो से आगे भी कई खोजें हुई, तो एक पैटर्न बाहर निकल के आया
कि पैटर्न वो ये ऐसा था कि सिंधु नदी और गंगा नदी के मध्य में, ये दोनों नदियों के मध्य में इस सभ्यता का पूरा विकास हुआ। तो इसी के मध्य में एक नदी और नाम आता है, उसका नाम है सरस्वती, जो अभी समाप्त हो चुकी। ये 3 नदियां थीं जिनके मध्य में पूरे हड़प्पा सभ्यता जीवित थी। ठीक है, अब ये सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें मूवी की, मूवी आपने भी देखी होगी, मोहनजोदड़ो नाम से आई थी मूवी, उसमें पूरा इस सभ्यता 1922 की जो हमने बात की मोहनजोदड़ो की, उसके बारे में पूरा विशेषता दिखाया गया है। अब अगर विशेषता की बात करते हैं तो विशेषता, पहली विशेषता आती है उसकी नगर नियोजन व्यवस्था। नगर नियोजन का मतलब क्या हुआ कि आज के जैसे हम सिटीज देखते हैं कि हर सिटी में पानी की उचित व्यवस्था होती है, पानी प्रबंधन होता है, सड़कें होती हैं, ईंटों से बने पक्के मकान होते हैं जिनके ऊपर 1, 2, 3 मंजिला भी बन जाते हैं, लेकिन ऐसे पहले नहीं मिले हैं कि 1, 2 मंजिले मिले हैं। ठीक है, अब अगर हम नगर नियोजन की बात करें तो पहले उनकी नगर नियोजन की बात आती, विशेषता आती है सड़क की। सड़क यानी सड़क जो उनकी होती थी वो हमेशा 90 अंश के कोण पर काटती थी। 90 अंश के कोण पर प्रत्येक सड़कें एक दूसरे को काटती थी और हर मुख्य सड़क से एक जुड़ी हुई पतली सड़क जाती थी जिसके अगल बगल पूरे नगर बसे हुए होते थे। ये एक घर है, ये मुख्य सड़क था और मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ संपर्क सड़क है ये। इस तरीके से उस समय की सड़क व्यवस्था थी और उसके बाद घर थे। और घर, दूसरी चीज आती है इनकी नगर नियोजन में जल निकासी। जल निकासी अगर देखी जाए तो हर घर में मोहड़ियां बनी होती थी। मोहड़ियां मतलब होता है कि जहां आप देखते होंगे घर का पानी गिरता है तो वहां पर एक छोटा सा गड्ढा कर दिया जाता है कि उससे निकलने वाला जो कचरा है उसमें गिर जाए। उसके बाद ये मेन सीवर लाइन में पानी जाता था। सेम व्यवस्था यहां थी। हर घर के आंगन में आंगन होता था, आंगन में जल के पास ही एक कुआं होता था। कुएं से लोग पानी निकालते थे और उसी पानी का इस्तेमाल अपनी जीवन यापन में करते थे। और वो पानी का जो निकास होता था वो घर से निकलकर संपर्क मार्ग के साइड से निकलता, मुख्य मार्ग पे के नीचे नालियां बनी होती थी, जिन नालियों के जरिए पानी शहर से बाहर निकल जाता था। यह दूसरी व्यवस्था थी। अगली बात अगर करते हैं जल दुर्ग की बात होती है, ये दुर्ग का निर्माण करते थे। अगर हड़प्पा की बात की जाए तो 2 तरह के दुर्ग मिले हैं यहाँ पे। हड़प्पा में 2 दुर्ग मिले हैं। एक निचला दुर्ग जो बड़ा था और एक ऊंचा दुर्ग जो छोटा था। अब यहां ऊंचा दुर्ग और निचले दुर्ग का एक अंतर है कि जो ऊंचा दुर्ग था उसके चारों तरफ बाउंड्री वाल थी। अब बाउंड्री वाल इसलिए थी कि इससे बाहरी आक्रमण की सुरक्षा हो सके। और इस आधार पर इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि हो सकता था यहां पर जो धनी व्यक्ति थे वो रहते हों। धनी व्यक्ति का मतलब यहां से है कि पुरोहित। पुरोहित को अगर देखा जाए तो वैदिक काल में एक राजा की तरह उसकी संज्ञा दी जाती थी। वो इनके रहने का स्थान था। जबकि जो निचला दुर्ग था वहां पर सामान्य लोगों के रहने की व्यवस्था थी, जिसके चारों तरफ शायद बाउंड्री वाल कुछ जगह मिली है, कुछ जगह नहीं मिली है। ये इनकी नगर नियोजन की व्यवस्था थी। नगर नियोजन के बाद अगर बात करें तो ठीक, हमने नगर नियोजन की बात की। तो नगर नियोजन में हमने देखा कि सड़क व्यवस्था उनकी जो थी वो 90 अंश के कोण पर काटती थी। फिर दूसरी व्यवस्था होती थी कि वो जल निकासी के लिए एक अलग मोड़ियों का इस्तेमाल करते थे, पक्की नालियां थी।
अब उनकी बात करते हैं कि उनके घर कैसे थे। उनके घर भी जो आज के आधुनिक घर हैं उसी तरीके से होते थे। उनके घर का जो दरवाजा खुलता था वो मुख्य मार्ग में ना खुलकर गली में खुलता था, यानी गली से आप जैसे उनके घर के अंदर घुसेंगे एक बड़ी सी दीवार होती थी, ये एंट्री पॉइंट है, और एक बड़ी सी दीवार होती थी। बड़ी सी दीवार इसलिए होती थी कि जिससे कोई भी व्यक्ति अगर घर के अंदर घुसता है तो डायरेक्ट वो घर के अंदर क्या हो रहा वो ना जान पाए। ठीक है, अब यहां दो ऑप्शन होते थे, आप या तो इस साइड से निकले या फिर आप इधर से चले जाए। जैसे ही आप दरवाजे से अंदर आते थे तो अंदर आते ही आपको एक आंगन मिलता था, जिसकी बात हमने की कि आंगन मिलता था। आंगन के जस्ट ही आपका कमरे बने होते थे, और यहां पर आंगन के पास ही कुआं और सीढ़ी, दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ी की व्यवस्था होती थी, और उसी से सटा हुआ किचन और स्नानागार होता था। ये उस समय के मकान की व्यवस्था थी। अगर देखा जाए इतिहास के बारे में तो लगभग हर मकान में 5 कमरे मिले हैं, न्यूनतम 5 कमरे हर मकान में मिले हैं। 5 कमरों का मकान होता था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की नगर व्यवस्था जो थी वो कितने आधुनिक थे। हमको लोग कहते हैं कि एक आधुनिकता से हम परे हैं, हम भारतीय सभ्यताओं को भूल रहे हैं, तो ऐसी बातें नहीं हैं। हमारी सभ्यताएं एक अच्छे खासे लेवल की सभ्यताएं थी जो आज के समय में, अब आप सोच सकते हैं कि ईसा पूर्व से लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास की बातें हैं, और तब भी ये चीजें हमारे यहाँ मैनेज थी। और बात करते हैं अगर वैदिक काल में, इसी से संबंधित वैदिक काल भी थे, क्योंकि वैदिक काल क्या हुआ कि जब आर्य आए तो आर्यों के आने के पहले भी ये सभ्यताएं शायद समाप्त हो गई थी, क्योंकि आर्यों ने इस सभ्यताओं के बारे में कहीं कुछ भी लिखा नहीं किसी भी ग्रंथ में। ठीक है, हमने भी उनकी विशेषताओं की बात की, घर देखा, अब उनके जीवन के बारे में देखते हैं कि उनका जीवन कैसा था। अधिकतर जगहों पे आपको मिलेगा उनका जीवन शाकाहारी था, वो शाकाहारी थे। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको कई जगह पे जौ और चावल के अवशेष मिले हैं। कुछ जगहों पर दालें भी कुछ जगहों पे मिलती हैं, लेकिन बहुत आगे की सभ्यताएं जो इसके बाद की सभ्यताएं थी वहां पर शायद रही होंगी, कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए तो ये मांसाहारी भी होते थे। मांसाहारी क्यों कहा जाए? मांसाहारी इसलिए होते थे क्योंकि अगर ये शिकार करते थे, शिकार करते थे। दूसरी चीज, इनके पास कुत्ते अपने होते थे। कुत्तों की जानकारी इसलिए मिली है कि कुछ ऐसे हमारे यहाँ खुदाई के दौरान ऐसे दफनाए गए लोग मिले हैं जिनके पास से कुत्ते भी दफनाए गए हैं, साथ में कुत्तों को भी दफनाया गया था। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कुत्ते मिले थे, और इस आधार पे बोला गया कि वो शिकार करते थे, शिकार के समय कुत्ते साथ में ले जाते रहे होंगे जिससे उनकी सुरक्षा होती रहे, इसलिए हम कहें कि ये मांसाहारी हैं। अगर हम उनके भोजन की बात करते हैं तो उनका मुख्य भोजन क्या था? उनके मुख्य भोजन में गेहूं, जौ, तरबूज, खरबूज और खजूर, और तेल की बात करें राई, तिल। इन 7 अनाजों को मुख्यतः रूप से मिले हैं। ये इन 7 अनाज थे जो इसके अपने भोजन में इस्तेमाल करते थे। अगर बात की जाए इनके जीवन से अगली चीज जुड़ी हुई तो आभूषणों का भी ज्ञान इनके पास था, क्योंकि कई जगहों पर मनके मिले हुए हैं। मनके का मतलब होता है कि एक गोल सी मिट्टी की बनी हुई गोली जिसके बीच में धागा डाल के गले में पहना जाता था माला की तरह,
जैसे आज के समय में मोतियां होती हैं छोटी छोटी, वैसे मनके के मिट्टी के बनाए जाते थे जिनको आग पे तपाया जाता था जिससे वो पके हो जाते थे। आभूषणों की बात करें तो यहां से जो आभूषण मिले हैं वो हार मिले हैं। हार में सोना, चांदी, मनके। अब यहां पे इतिहासकारों ने कहा कि सोना चांदी शायद पुरोहित वर्ग पहनता होगा, क्योंकि ये उस समय बहुत ही रियर रहे होंगे, कम मिलते रहे होंगे, तो इसलिए जो सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग था जिसके पास ज्यादा धन थे उनके यहाँ सोने चांदी के आभूषण होते थे, जबकि गरीब तबके के जो लोग होते होंगे वो मनके का इस्तेमाल करते हैं। इनमें आभूषणों की बात। अगली चीज, लिपस्टिक के भी अवशेष मिले हुए हैं। आगे हम बात करेंगे कहां मिला हुआ है। आभूषण की बात हो गई। अगर कपड़े में सूती और ऊनी होते थे, और सूती कपड़े भी दो तरह के होते थे, एक सामान्य कपड़े होते थे और एक कढ़ाई वाले। अब यहां भी इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि सामान्य कपड़े जो रहे होंगे वो शायद गरीब तबका पहनता होगा, कढ़ाई वाले जो कपड़े रहेंगे वो पुरोहित वर्ग के लिए रहा होगा। इस तरीके से हमने देखा कि एक जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है कितनी विकसित है। इनकी जीवन प्रत्याशा की बात की जाए, भोजन की बात की जाए, आभूषणों का ज्ञान था, इनके घर जो थे इत्यादि के आधार पर बताया गया कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वो आज की सबसे बृहद जो हमारी अच्छी सभ्यता मानी जाती है, शहर की बात की जाती है, तो उस तरीके की सभ्यता मिली है। अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को बहुत ऊपर ऊपर से देखा है, ज़्यादा उसमें डीप में नहीं गए हमने कि ज़्यादा डीप में गए हों, क्योंकि हमें परीक्षा की दृष्टि से तेज़ी से अपना जीएस का पोर्शन खत्म करना, इस वजह से हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे। आपने केवल सिविलाइजेशन देखा, उसकी सिविलाइजेशन की क्या विशेषताएं थी, कहाँ कहाँ फैली हुई थी और कब से स्टार्ट हुई थी, तो हमने इस पर चर्चा कर लिया है। अब आगे देखते हैं कि उस पर किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अभी 2 क्वेश्चन लिया है और आगे कुछ क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। मतलब उसके कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा काल था जो सबसे जेन्युइन है, जिसको सारे राइटर्स ने एकजुट होकर कहा है कि हाँ ये सही है। तो हमने अभी तक आपसे इसी वीडियो में बात किया था कि लगभग 2000 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। तो इसमें देखेंगे कि 2800 से 2000 ईसा पूर्व यही एक समय है जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे सटीक जानकारी मिली है। कैसे जानकारी आई है? ये आती है कार्बन डेटिंग के जरिए। कार्बन डेटिंग से इसकी जानकारी प्राप्त हुई है, इसके एज की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आप देखेंगे अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। हमने अभी बात किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जम्मू के मांडा से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के आलमगीर से बलूचिस्तान तक था। सेम इसी पे क्वेश्चन उसने किया है कि आपको इसमें से फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा आंसर है जिसमें सटीकतम सारे जानकारी दिए गए हैं। तो हमने देखा पंजाब पहला है, पंजाब है ही नहीं। दूसरा राजस्थान और बंगाल, यहाँ कुछ हो सकता था लेकिन सटीक आंसर नहीं है। आगे भी देखेंगे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, यहाँ भी सटीक नहीं। यहाँ देखेंगे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, यानी इन सभी जगहों पर मिले थे, यानी ये आपका सही आंसर है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं और जो भी क्वेश्चन होंगे हम एक पूरा सेशन, अगला जो वीडियो हम देंगे वो पूरे सेशन पे केवल क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी तक आपने जो देखा क्या ऐसा लगा, क्या आपको अच्छा लगा, कौन सा पार्ट सही नहीं है, कोई गलती रही हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे हमें ये फायदा मिलता है कि हमारी क्या गलतियां रही हैं, हमसे क्या भूल हुई, या हमारे कौन से सोर्सेज में कमी रह गई। जो आप बताएंगे उसको हम नोट करेंगे, कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियो में उसकी समस्या को दूर कर लें। ठीक, ओके, आप सभी का धन्यवाद।